सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्लास है। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी देखा कि फंडामेंटल राइट और आपका डीपीएसपी है आपका, और जितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो लेबर लॉ से रिलेटेड है उनका इंपॉर्टेंस कितना है, और दूसरा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जो आपके फंडामेंटल राइट है इंपॉर्टेंट, उसको वन बाय वन देखेंगे जो आपके लेबर लॉ से रिलेटेड है। सेकंड, हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है डीपीएसपी के, उनको भी वन बाय वन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और यहां पर मैं आपको पीडीएफ ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ेंगे, आपने कोई भी पर्टिकुलर बुक पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की, आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, तो वहां पर आपको फोकस क्या करना है जब भी आप एग्जाम से या 1 वीक पहले या फिर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, किन पॉइंट्स पे फोकस करना है जब आप ईपीएफओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेबर लॉ के बाकी एस्पेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी अपना जो फोकस करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उन प्रोविजन पे जाता है जहां पे आपको क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा आइडिया आपको मिलता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का। अगर हम किसी और पर्टिकुलर की बात करते हैं तब हम जैसे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तब हम कुछ और पढ़ते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तब हम किसी पर्टिकुलर अदर पार्ट को पढ़ते हैं। पर यहाँ पे लेबर लॉ की बात है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी। तो पहले मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस बता दूं दोनों चीजों में। कल से आपने जो इंट्रोडक्शन क्लास भी आपने देखी होगी उसमें मैंने काफी फोकस किया दोनों चीजों पे। तो वहां पर भी हमें सबसे पहले क्या समझना है, हमें समझना है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक्चुअल में इनका आइडिया क्या है दोनों का, और इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप सीडीएस का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ठीक है, आप जो यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन होते हैं उनका पेपर उठा लीजिए। ज्यादातर जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो पॉलिटी में, या क्योंकि हमारा लेबर लॉ का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और जो बेसिक कंसेप्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो वो यहां पर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ये भी आपको समझना जरूरी है। प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से आपको बताना है, या फिर सिंगल स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज फंडामेंटल राइट और व्हाट इज डीपीएसपी, और उन दोनों का आइडिया क्या है, क्या उसमें डिफरेंस है। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट एक ऐसा सेट ऑफ राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है पूरा आपका एक सेट ऑफ राइट्स है। वो क्या है, उसमें बेसिकली उस टाइप के राइट है जो हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना फंडामेंटल राइट के क्या होगा, इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं हो सकती। आप उसका जो बेसिक एसेंस है, जो फ्रीडम से वो रहना चाहता है, जो ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है, उसको अचीव नहीं कर सकता। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं एक सेट ऑफ राइट्स की, जिसके बिना क्या नहीं है, विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे हम एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, जिसमें फ्रीडम होगी, जिसमें उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, उसको अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, वहां पे इक्वालिटी होगी। इसलिए जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसे पहला राइट देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, जो बेसिक है हर एक राइट का। चाहे वो लेबर लॉ की मैं बात करता हूं, वो मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंटल राइट्स की मैं बात करता हूँ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर आप डोमेन में चले जाइए जहां पे भी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, वहां पे सबसे बेसिक राइट होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका एक फर्स्ट एक इसका सबसेट है। जब देखिए कितना ज्यादा डीप इनका मीनिंग होता है, जब हमारा संविधान पूरा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उसका बेसिक मीनिंग, और आप पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को आप अगर समझने बैठेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप जेनेसिस जरूर समझना, क्योंकि यूपीएससी चाहे ईपीएफओ एग्जामिनेशन हो, अदर एग्जामिनेशन हो, वो आपको हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन देगा। ठीक है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आता कि ड्यू, आपने देखा भी होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया था, और स्टेटमेंट था व्हाट इज द मीनिंग और एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और बहुत सारे इसमें एक्सप्लेनेशन गई कि आंसर ए होगा, सी होगा, बी होगा। सिंपली अगर आपने फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़े हैं और अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल 21 पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे दोगे।
ठीक है। अगर आपने आर्टिकल 21 को देखा है, अगर आपने इवोल्यूशन देखा है इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का, उस इवोल्यूशन में क्या था, उस इवोल्यूशन में हम हमेशा आर्टिकल 21 को कैसे पढ़ते हैं, सिंपली हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं देखना कि सब्सटेंशियली ये है क्या, उसके अंदर जाके नहीं देखना। बट जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, आपने मेनका गांधी केस पढ़ा होगा, उस पर्टिकुलर केस में क्या आया कि आर्टिकल 21 में सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं देखना, जुडिशरी क्या देख सकती है, जुडिशरी देख सकती है आपका कि यहां पे फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है क्या, क्या है, फेयर एप्लीकेशन। और ये आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन में भी आएंगे क्वेश्चन, आप देखना फेयर एप्लीकेशन है क्या, लोग फेयर एंड जस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहीं से जेनेसिस किस चीज का हुआ, जब हम फेयर एंड जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहीं से आपका जुडिशियल रिव्यू आया। ऐसा नहीं कि जुडिशियल रिव्यू की, बट उस टाइम पे लिमिटेशन थी। बट आप देखेंगे मेनका गांधी के 1970s के बाद में, अल्टीमेटली 80s के बाद में तो एक दौर चला जिसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का एक्सपेंशन हुआ। और ये सारी चीजें यहां से निकल के आती है कि ड्यू भी है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप सिंपली प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, आपको सब्सटेंस में जाना पड़ेगा। तो जब मैं ड्यू की बात करता हूं सब्सटेंस की, इस टाइप से आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएस भी पढ़ने हैं। 2-3 और ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, 2-3 तो 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ आर्टिकल 21 जो मैंने आपको बताया कि इस टाइप। अब जब मैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करता हूं, देखिए फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बताया कि ऐसे राइट है जो कि एसेंशियल है इंडिविजुअल की ग्रोथ। ठीक है, अब जब मैं बात डीपीएसपी की बात करता हूं, तो डीपीएसपी में भी राइट्स, ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी राइट नहीं देता, बट डीपीएसपी का जो बेसिक एसेंस है वो है कि आप स्टेट को कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए बोल रहे हो कि स्टेट क्या है, जो गवर्नमेंट। देखिए जब मैं स्टेट की बात करता हूं, आपने यहाँ पे देखा ही होगा आर्टिकल 12, तो इसका जो दायरा है काफी बड़ा है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट जब मैं स्टेट की बात करता हूं, मैं फिर आपको बताऊंगा कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करूँ, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूँ, पीएसयूज की बात करूँ, जो भी इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं वर्क करता है, वो आपका स्टेट के अंदर आता है। ये जनरल आप चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जब भी स्टेट को डीपीएसपी डायरेक्शन देता है कि आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए पॉलिसी में, तो दे आर बेसिकली डायरेक्टिव्स टू स्टेट। जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं, तो वो इंडिविजुअल को जो है पर्टिकुलर राइट्स दिए हुए हैं। डीपीएसपी में भी राइट्स है, ऐसा नहीं है, ये हम बोलते हैं यहाँ पे डीपीएसपी अगर आपसे पूछा जाए वो किस टाइप के राइट्स देता है, वहां पे सोशियो इकोनॉमिक्स राइट। ठीक है, जब मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूं, तो यहां पे हमें मिलते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, और आपने पूरा इंडियन पॉलिटी जिसने भी पढ़ा होगा और अच्छे से देखा होगा, तो हमेशा क्या रहा है, देयर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। और अगर पूरा आप अगर वर्ल्ड को देखेंगे, अगर दुनिया भर का जितना भी आपका आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, वो आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से समझ सकते हैं। जब कोई इंडिविजुअल राइट्स को फोकस करता है, फंडामेंटल राइट्स को फोकस करता है, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं वो लिबरलिज्म, ठीक है, आपका कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। जब कोई डीपीएसपी की तरफ फोकस करता है, सोशियो इकोनॉमिक राइट की तरफ फोकस करता है, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि वहां सोशलिज्म का कोई पर्टिकुलर वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सोशलिज्म रेफर्स टू दिस, लिबरलिज्म सोशलिज्म का डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है जिसमें लिबरलिज्म का बेसिक एसेंस क्या है। तो जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे, हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल पे, जब हम फोकस करेंगे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, तो तब हम बेसिकली बात कर रहे हैं लिबरलिज्म की। वेस्टर्न जो एक ऑर्डर है, जो आपका कैपिटलिज्म जो है, उसकी हम बात करते हैं। और जब मैं डीपीएसपी की बात करता हूं, तो बेसिकली मैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करता हूं। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस भी उस हिसाब से देखना। और एक और चीज जो मेन डिफरेंस है कि आपके जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जस्टिसेबल।
जस्टिसेबल का मतलब क्या है, अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता है तो यू हैव ए रेमेडी, ठीक है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। बट अगर आपका कोई डीपीएसपी का वोलेशन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो राइट्स है आपके कुछ, उनका वोलेशन करता है, तो आपके पास ऐसी रेमेडी नहीं है, ठीक है। उसके अलग अलग रीजन है, जैसे एक स्पेसिफिक जो रीजन है, क्योंकि डीपीएसपी डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप पॉलिसी में इस टाइप का एलिमेंट लेके आइए। बट आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जब देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में, तो इंडिया के पास उतने, जो अब गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप डीपीएसपी को फुल्ली इंप्लीमेंट करें। तो अगर इनको जस्टिसेबल बना देते तो क्या होता, देयर विल बी ए कन्फ्लिक्ट, एग्जीक्यूटिव अपने उस हिसाब से काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हमेशा उसको इस चीज़ का डर रहता, ठीक है, कि वोलेशन होगा तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आपके पास, आपके ऊपर ये चार्ज लगेगा कि आपने क्या किया है, वोलेट की है डीपीएसपी प्रिंसिपल। इसीलिए इनको क्या रखा गया, नॉन जस्टिसेबल रखा गया, कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपके पास रेमेडी नहीं है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। एफआर और डीपीएसपी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप डिस्कशन को फिर से समझना। अगर कोई आपके पास डाउट है तो यू कैन कमेंट। ओके, नाउ वी विल सी दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर इंपोर्टेंट टू अवर लेबर लॉ, ठीक है। मैंने आपको 41 कल भी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि आपका 41 जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं थोड़ा 41 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपका क्वेश्चन में क्या आ सकता है, और ईपीएफओ एग्जामिनेशन, उसके बाद में हम इसका पूरा एमसीक्यू भी करेंगे। तो ये आपका जो आर्टिकल 41 है, ये राइट टू इक्वालिटी, मैंने आपको बताया था कि राइट टू इक्वालिटी का जो डोमेन है वो आर्टिकल कहां से है, आपका 14 से 18 तक आर्टिकल है, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन ईपीएफओ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। जैसे कि आज की अब की मैं बात करूं तो आपके कितना फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, 14 से 18 आएगा। फिर आपका राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम की अगर मैं बात करूं वो कहां से आएगा, आपका आर्टिकल 19 से 22 आएगा। फिर मैं बात करूं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आपका आर्टिकल 23 एंड 24 आएगा। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28 आएगा। फिर अगर मैं बात करूं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29, 30 आएगा, आर्टिकल 29 एंड 30 आएगा। फिर मैं अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो आपका आर्टिकल 32 में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी आप देख लेना। कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ देती है, बट अब हम चलते हैं आर्टिकल 14 की तरफ, जहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहां जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 14 को देखेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आज मैं आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ऐसे कराऊंगा कि आपका ईपीएफओ एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप कभी कंसेप्शन को नहीं भूलेंगे, और अगर आप कंसेप्शन नहीं भूले तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन एक नेसेसरी ये चीज है कि आपको गलत नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया इन क्वेश्चन में, ये बेसिक कंसेप्शन में आपने गलती कर दी, तो कुछ टफ टॉपिक जो आप थोड़ा स्किप कर जाते हैं, तो उनमें तो फिर आप के चांसेस रहते हैं कि आप गलत करें, तो आपका सिलेक्शन होता है, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 14 की, तो जब मैं 14 की बात करता हूं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये दो वर्ड है, इस चीज को समझ लेना आज, कि एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता हूं तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोर इक्वालिटी की। मैं एक ऐसी इक्वालिटी की बात कर रहा हूं जहां पे वी आर कंसीडरिंग एवरीवन इक्वल विदाउट कंसीडरिंग देयर और इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिकल, एनी बैकग्राउंड। हमें नहीं देखना कि कौन, हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल रिच क्लास हो, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पुअर क्लास से हो, या पर्टिकुलर कास्ट से हो, डोमिनेटिंग कास्ट से हो, डोमिनेटेड कास्ट से हो, किसी भी कास्ट से हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। जब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब है कि वी आर कंसीडरिंग एवरीवन इक्वल, ये कोर इक्वालिटी है। बट जब सेकंड वर्ड यहां पे है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता हूं, तब मैं क्या बात कर रहा हूं, तब मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पुअर क्लास से हो। आप यहां पे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसकी जो इनकम है 6 लाख से कम है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस ग्रुप से आता है जिस ग्रुप में सबकी इनकम 6 लाख से कम है। दूसरा इंडिविजुअल है वो उस ग्रुप से आता है जिसमें सबकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे डिफरेंस है,
तो अगर आप हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ लगाओगे तो क्या हो जाता है, अगर आर्टिकल 14 में सिर्फ एक ही वर्ड होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो आपने इन दोनों को इक्वली ट्रीट कर दिया, तो यहां पे क्या आ गई, यहां पे आ गई इनइक्वालिटी। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप तो इक्वली ट्रीट कर रहे हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट आपने इक्वल प्रोटेक्शन नहीं किया साहब। और ये इक्वल प्रोटेक्शन 14 साथ में दे देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आल्सो। मतलब इस ग्रुप में जो लोग हैं आप उनको इक्वली ट्रीट कर लीजिए, इसमें जो है उनको इक्वली ट्रीट कर लीजिए, पर इन दोनों ग्रुप को आप, इसको ग्रुप ए बोलिए, इसको बी, दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। यहां पे आप इक्वली प्रोटेक्ट करिए उनको। हो सकता है ये जो इनकम ग्रुप है जिनका 6 लाख से कम है, इनको कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जरूरत हो, कुछ ऐसे कोटा सिस्टम की जरूरत हो। यहां से आ गया रिजर्वेशन। आपसे कोई पूछे कि बेसिक आर्टिकल बताओ जिससे रिजर्वेशन आया है, सर आर्टिकल 14 सेकंड प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है सर रिजर्वेशन का बेसिस, अफर्मेटिव एक्शन का बेसिस। क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली क्या है, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर ग्रुप के थोड़ा की प्रोटेक्ट करो कि जो इनइक्वालिटी है उसको मेंटेन करे और या मिनिमाइज करे, बढ़ने ना दे। ये आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ का बेसिक पर्सपेक्टिव भी है, बेसिक प्रिंसिपल भी है, एक सब प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 15, 16, 17 इन सब में नहीं जाएंगे हम, ये आप अपना पॉलिटी में पढ़ना। हम अब बेसिक जाएंगे अपना आर्टिकल 19, ये हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड है। आज मैं 19 का आपको बेसिस बताऊंगा और जिसे आप याद भी कर सकते हैं। बहुत बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको लगता है कि 19 ये ए था, बी था, सी था, डी था, एफ था, जी था, क्या था। तो आज वो कंफ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। अब वो कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, वो कंफ्यूजन क्लियर ऐसे होगा कि आर्टिकल 19 आपको बेसिकली क्या देता है, ये राइट टू फ्रीडम है। अब आप मुझे बताइए कि एक इंडिविजुअल या फिर एक बच्चे के लेवल पे बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है पहली उसकी चीज़ क्या होती है, सब लोग किस चीज़ की उम्मीद में रहते हैं कि बच्चा क्या करे, सबसे पहले बोलना चलना फिरना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जो स्पीच है वो ह्यूमन के इवोल्यूशन में भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जो बच्चा होता है वो, आपको पता है जब वो रोता है तभी तो हमें क्या मिलता है, हमें समझ में आता है कि भाई इसको या तो प्यास लगी है या पर्टिकुलर ये फूड की डिमांड कर रहा है, यही तो होता है। तो बेसिक आप देखिए ह्यूमन एसेंस पे, ह्यूमन के खुद के इवोल्यूशन पे जो उसका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, वहां पे भी स्पीच का कितना बड़ा रोल है। वहां पे भी अगर आप, चाहे वो स्पीच की बात हो या उसके एक्सप्रेशन की बात हो, बच्चा अलग अलग एक्सप्रेशन करके आपको समझाता है मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो बेसिक ह्यूमन इवोल्यूशन में भी सबसे पहली चीज क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दीजिए। तो ये जो आपका 19, अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आपका 19(1)(a) क्या है, आपको पता भी रहता है कि जनरली 19(1)(a) में किसी का कंफ्यूजन नहीं होता है, उसके बाद में थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। बट 19(1)(a) सबसे पहले क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ही एसेंस आप देखिए, अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगी तो लाइफ का आप मीनिंग समझिए कितना शॉर्ट हो जाएगा। तो 19(1)(a) ये चीज है। अब सेकेंड में आता हूं, तो आप बताइए कि जब कोई भी इंडिविजुअल की अगर मैं बात करता हूं, अगर वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल एक अकेला रह के तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कुछ नहीं करेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक ग्रुप में आना पड़ेगा, उसे इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, फ्रीडम टू असेंबल बट विदाउट आर्म्स। ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि मैं तो हथियार लेके ग्रुप बनाऊंगा और ये कर दूंगा, तो वहां पे भी आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बहुत बार आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और नॉट, तो आपको बोलना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, विदाउट आर्म्स। फिर आप बताइए कि जब
लोग इकट्ठा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपने अपना देखा होगा जब आप क्लास में पढ़ने जाते होंगे तो हर क्लास में 3-3 4 के टुकड़े आपने देखे होंगे कि 4 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, ये यहाँ का ग्रुप है, ये पर्टिकुलर रीजन से आते हैं इसलिए इन्होंने ये ग्रुप बना दिया। तो क्या है वहां पे आपका एसोसिएशन, यूनियन बन जाती है। अब देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन से ये मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली अगर मैं संविधान की बात करता हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, वो इतना ब्यूटीफुली फ्रेज्ड है और हर लाइन का कैसे लाइन दूसरी लाइन से अटैच है उसका भी एक अपना मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विदाउट आर्म्स। फिर है आपका टू फॉर्म एसोसिएशन, मैंने बता ही दिया। फिर जब लोग बड़े होते हैं, आप ये ह्यूमन इवोल्यूशन को मैं बता ही रहा हूं आपको कि जब बड़ा होगा तो उसको क्या चाहिएगा, उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की, जब वो एजुकेशन के लिए जाएगा, कहीं पे भी मूव करेगा तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पे भी फ्रीडम होनी चाहिए। अब हमेशा ह्यूमन इवोल्यूशन से इसे करोगे तो आप सारे यहाँ पे ऑप्शन लगा दोगे। आपसे कोई पूछेगा 19D क्या होता है तो आप देखिए ए में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फिर उसके जब हम स्पीच बोलेंगे तो हम असेंबल भी होंगे, असेंबल होकर हम यूनियन बनाएंगे, सी हो जाएगा, फिर यूनियन बनाएंगे, फिर हम जब और बड़े हो जाते हैं तो हम मूव करेंगे कहीं ना कहीं, तो मूव करेंगे तो आपका क्या है, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर टू अब जब आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पे आप सेटल भी होंगे, आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, आप रूम रेंट पे नहीं लेते या फिर आप अपना घर बनाते हैं, किसी दूसरी सिटी में सेटल होते हैं। ठीक है, टू रेजाइड एंड सेटल। और देखिए यहाँ पर एक 19(1)(f) राइट और था जो कि डिलीट कर दिया गया है, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है और हमारा हमेशा क्या रहा है, सोशलिस्ट इंक्लिनेशन रहा है, मतलब हम सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव हमारा रहा है। उस वजह से ये जो पर्टिकुलर आपका आर्टिकल था 19(1) सब क्लोज F, जो ये आर्टिकल था ये आपका डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो वेलफेयर की जो फिलोसफी है या सोशलिज्म का जो इंक्लिनेशन है उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। और आपका लास्ट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, उसकी भी आपको फ्रीडम होगी, तभी तो आप सेटल होकर वहाँ पे कुछ काम तो करोगे। तो ये अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं तो ये सारे राइट्स उस पर है। और मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट का एक बड़ा दायरा है, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स है वो आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 को भी याद रखना। यहां पे अगर 1G में आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये आपका क्या है, जो हमारे लेबर लॉ से, यहीं पे आपका बेसिक राइट होता है कि ठीक है आप कहीं पे भी पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर सिटी में आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ये आपके पास फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा बेसिक राइट है लेबर लॉ में जो इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 21। कल भी मैंने एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था, आज आप इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए कि आर्टिकल 21 बोलना क्या चाहता है। आर्टिकल 21 में है क्या, आर्टिकल 21 को अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 है आपका, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पता है कि सिर्फ ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ नहीं है, यहाँ पे आपको विद इन द लाइन इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। और ये है आपका क्या है, ये है आपका पर्टिकुलरली एक ड्यू प्रोसेस भी ये इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हमने तो, जैसे आप पर्टिकुलर कोई केस देख लीजिए, मीडिया में बहुत सारे केसेस रहते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम किया और उसके अगेंस्ट पुलिस ने बोला हमने FIR रजिस्टर कर ली, हमने गवाह के बयान ले लिए, बट आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं हो रहा है। तो वो क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपने जो प्रोसीजर है एक्चुअल उसको फॉलो तो कर लिया, बट आपका जो मन है वो जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं है। आप जस्टिस को अल्टीमेट अपना एम नहीं मान रहे हैं, आपने वहाँ पे ड्यू प्रोसेस, फेयर एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, जबकि लैंग्वेज इसकी सिर्फ वही बोलती है, पर बहुत सारे केसेज है जिसमें इंटरप्रिटेशन बदल गई। और यहां पर जब मैं बात करता हूं
कि आपकी लाइफ पर्सनल लिबर्टी, जब मैं पर्सनल लिबर्टी की यहाँ पे बात करता हूँ, राइट टू लिव ये आर्टिकल देता है आपको, बट ये सिंपल राइट टू लिव नहीं है, ये राइट टू लिव विद डिग्निटी है। आपने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जहाँ पे ह्यूमन का जो एसेंस है, उसकी जो लाइफ का है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। वहाँ पे उसको आपने ऐसी कंडीशन में कर दिया, उसको फोर्स लेबर करा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्या करते हैं, किसी का पैसा छीन लिया, उसको बोला तू हमारे यहाँ यहीं पे नौकरी कर, तो क्या वो यहाँ पे आपके राइट टू लिव में भाई जीने तो दे रहे हैं, बट क्या वो डिग्निफाइड लाइफ है? नहीं है, तब भी वो आर्टिकल 21 का वोलेशन होगा। यही आपका लेबर लॉ में इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। और डिग्निफाइड लाइफ क्या होती है? जहाँ पे आपके पास अब मान लीजिए कि बिल्कुल ही हाहाकार मच गया, अब पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, इस इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, क्या वो डिग्निफाइड लाइफ है? नहीं। तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी। यही हमारे लेबर लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल मैंने आपको बताया 21। अब हम आर्टिकल 23 एंड 24 देखेंगे। 23 करता क्या है? अगर आपने आर्टिकल 23 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 23 बेसिकली जहां पे हम जाना चाह रहे हैं वो क्या है आपका, कि आर्टिकल 23 किस चीज़ को रोकता है। बाकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो जो आर्टिकल 19 में थे, आर्टिकल 23 करता क्या है? आर्टिकल 23 ने यहाँ पे क्या किया कि आप बेसिकली किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते, बेकार आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है ईपीएफओ में, वो पूछ सकते हैं कि फोर्स लेबर से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है, फोर्स लेबर्स के अगेंस्ट जो राइट है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपका कोई ऐसे एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, वही आर्टिकल 23 में वो क्या होगा, वो एक ऑफेंस होगा, ठीक है। बट वो पर्टिकुलर ऑफेंस अब किस पर्टिकुलर जो है एक्ट से डील किया जाएगा वो अलग बात है, ठीक। बट देखिए यहाँ पे भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी यहाँ पे राइट फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि फोर्स लेबर नहीं करा सकते, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अगर ऐसी कुछ कंपलसरी सर्विस स्टेट को करानी पड़ जाए। जैसे आपने देखा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया ने या यूक्रेन ने भी अपने जो यंग जो सिटीजन है, जो यूथ है, उसको बोला है कंपलसरीली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर वो बहुत जगह फोर्सफुली भी वो लोगों को लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, स्टेट की सर्विस जहाँ पे कंपलसरी हो जाए उसको बेगार या फोर्स लेबर आप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एज ए सिटीजन आपकी ड्यूटी भी है प्रोटेक्ट करना अपने पर्टिकुलर कंट्री को। 24 अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये लेबर लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज़ है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को बोलता हूँ आज के टाइम में कि वो थोड़ा एब्सोल्यूट है, मैं आर्टिकल 24 को वैसे पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं बोलूँगा, क्योंकि 14 में एग्जम्पशन जो है वो किस में है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि 14 साल से कम का अगर बच्चा होगा तो आप उसको से काम नहीं करा सकते किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री में, ठीक है। कुछ इस टाइप की इंडस्ट्री जिसमें केमिकल का यूज है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है ह्यूमन लाइफ का, वहाँ पे आप काम नहीं करा सकते। ये भी एब्सोल्यूट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट एक फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट है, जिसको हम बोलते हैं क्या है आपका, जो आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जब बात की गई है। क्योंकि अनटचेबिलिटी में आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन कम था, नहीं था, नहीं, वहाँ पे अगर अनटचेबल कोई प्रैक्टिस इन्वॉल्व है तो वहाँ पे उसका वोलेशन कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा। आप देख लीजिए बाकी फंडामेंटल राइट में मैक्सिमम आप कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये मुझको फंडामेंटल राइट आपको बताने थे और इन्हीं का बेस आप देखेंगे अच्छे से इनको और पढ़ना। और फिर अब हम डीपीएसपी पे जाते हैं, फिर इनके डिफरेंस का एक बार फिर मैं आपको टोटल समरी दूंगा। अब फिर देखते हैं आपका डीपीएसपी। तो
हेयर यू कैन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी क्या है, बेसिकली ये डायरेक्टिव्स है, ये आपके गाइडलाइंस हैं, किसके लिए, स्टेट की पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो आपकी गवर्नमेंट है, चाहे मैंने आपको फिर से बताया कि स्टेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्टेट का मीनिंग है आपका जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्म करेंगे उनके सामने ये क्या काम करेगा, डीपीएसपी एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा, एक मोरल गाइडलाइन की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा, एक मोरल गाइडलाइन की तरह। तो ये मोरल गाइड है आपके स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए मोरल गाइड है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, जो आपके पीएसयूज है, जो आपका लेजिस्लेचर है, कोई भी पर्टिकुलर आपके एग्जीक्यूटिव है, वो जब भी कोई रूल रेगुलेशन पॉलिसी फॉर्म करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, डीपीएसपी पे जाके देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से पर्टिकुलर वैल्यूज है या फिर पर्टिकुलर गाइडलाइंस है जिनको हमें पॉलिसी फॉर्मेशन में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी है आपका। अब डीपीएसपी में अगर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देयर इज ए वॉयलेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वॉयलेशन हुआ है तो आप ये पर्टिकुलर कार्रवाई करिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे, नहीं आप ये बोलेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली गवर्नमेंट पे एक मोरल प्रेशर बना सकते हो। ये अपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इंडिया में उस टाइम इतना मैं कहूँगा कि इवोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है कि वैसे अब तक, वैसे बहुत इंडिया में अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन अगर आप करो तो इंडिया एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। बहुत सारी इंडिया में अगर हम देखें अपने 75 सालों में तो हमने बहुत डेवलपमेंट भी किया है, बहुत सारी चीज़ें इवोल्व हुई है, बस आज तक भी बहुत सारे लूप होल है। बट अपोजिशन पार्टी अगर इसको यूज करे तो डीपीएसपी एक मोरल गाइड उनके लिए भी हो सकता है। मोरल वो प्रेशर बना सकते हैं, वो हर चीज़ को बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये वॉयलेशन किया है, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकल 38 में देखें, आर्टिकल 37 में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि दे आर बेसिकली फंडामेंटल इन गवर्नेंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये वर्ड यहीं पे है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको भी आप याद रखना कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है तो उस फंक्शन को ये डीपीएसपी से गाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे अभी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 39, इसी को फोकस करेंगे हम, बाकी हमारे काम की कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप डीपीएसपी में सेलेक्टेड आर्टिकल पढ़ना, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टोटल में जाओ, आप वीडियो देखेंगे सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि कैसे मुझे याद रखना है। आर्टिकल 39 पे आप जाते हैं तो आर्टिकल 39 में कल भी मैंने थोड़ा आपको डिस्कस किया था कि ये क्या है आपका, सिटीजन्स मैन वुमेन दे शुड हैव इक्वल राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। ये आपका आर्टिकल 39 का जो आपका ए से लेके डी है और फिर आपका जो ये ई है, ये टोटल आपको याद करना है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ईपीएफओ एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यूपीएससी के या कुछ इस टाइप के एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया कि जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन होता है, सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है, तो इस टाइप के एग्जामिनेशन है जिसमें मेन फोकस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होता है, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे याद करना, कल मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी इसमें बता भी दिया था, तो आज मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, बट आपको बता रहा हूँ आर्टिकल जो 39A है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या करना चाह रहा है कि आपको सिटीजन्स को एक सफिशिएंट मीन ऑफ लाइवलीहुड हो। आप देखते होंगे कि लेबर वेलफेयर की जब बात आती है तो हम क्या चाहते हैं कि लेबर के पास में एक क्या हो, मिनिमम वेज उनको मिलती रहे, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, यही 39A का एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बी में आप देखेंगे, बी क्या कह रहा है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। देखिए, अगर आपसे को पूछा जाए कम्युनिज्म का जो आइडिया होता है, सोशलिज्म का जो आइडिया होता है, वो क्या करना चाहता है, वो कॉमन गुड की बात करता है। वहां पे बात किसकी आती है, कलेक्टिवनेस की बात आती है। देखिए, इसी चीज को समझिए, 39 पूरा जो आपका
39 पूरा आपका कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की, मैं कम्युनिज्म नहीं कहूँगा, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे ये बात किस चीज़ की कर रहा है? कॉमन गुड की बात कर रहा है। कॉमन गुड का मतलब है हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम कलेक्टिवनेस पे फोकस कर रहे हैं, कलेक्टिविटी पे फोकस, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट में क्या है? इंडिविजुअल फोकस है, यहां पर कॉमन गुड की बात कर रहे हैं। आगे आइडियोलॉजी पता चल गया, सोशलिज्म का पता चल गया कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। ये डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और ओनरशिप और कंट्रोल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सोशलिज्म का, तो आप डीपीएसपी लेके जाएंगे, पर्टिकुलर आर्टिकल दिखाएंगे 39 आर्टिकल बी, ये क्या कह रहा है? ओनरशिप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, कॉमन गुड क्या हो? प्रमोट हो। फिर आप 39C है, 39C में भी यही है कि आपको क्या नहीं होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। और जब सोशलिज्म की बात आती है, वो किस पे बात करता है? वो इक्वालिटी की बात करता है। वो बोलता है कि सबको इक्वल हो, फ्रीडम को वो सेकेंडरी रखता है। बट जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वहां पे फ्रीडम को प्राइमरी रखा जाता है, यहाँ पे इक्वालिटी को प्राइमरी रखा जाता है। आप ध्यान रखना, आपसे अगर स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि डीपीएसपी में कोर फोकस क्या है, तो आप बोलना डीपीएसपी में कोर फोकस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोर फोकस आपका क्या है? इक्वालिटी। और आपका फंडामेंटल राइट में कोर फोकस क्या है? फ्रीडम। कोर फोकस, प्राइमरी फोकस की मैंने बात की। ऐसा नहीं है कि यहां पर फ्रीडम की बात नहीं होगी या वहां पर इक्वालिटी की बात नहीं होगी, नहीं होगी। बट हम फंडामेंटल राइट में मेन मकसद हमारा रहता है कि हम फ्रीडम प्रोवाइड करें, और यहां पर हम बात करते हैं इक्वालिटी प्रोवाइड करने, ठीक है। तो ऐसे ही आप डी को देखेंगे, डी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, बोथ मैन एंड वुमेन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जेंडर गैप देखें किसमें, पे में, पे डिस्पैरिटी देखें, एक आपका इंडेक्स भी आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब इंडेक्स डिस्कस करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 39D है, ठीक है, जो कहता है कि इक्वली दोनों को क्या है? सेम वेज होनी चाहिए। वो ना ही पॉसिबल हो पाया है अब तक, क्योंकि बहुत सारे उसके लूप होल है, वो सारी चीजें अब डिस्कस नहीं करेंगे। 41 मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर बात करते हैं राइट टू वर्क, देखिए अभी राजस्थान में, अभी रिसेंटली राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका राइट टू हेल्थ को अभी इंप्लीमेंट किया गया। पहला स्टेट है जिसने ऐसे राइट दिया है, राइट टू हेल्थ का, आप जाके देखना पर्टिकुलरली। और अगर आप नरेगा स्कीम को आप समझते हैं तो नरेगा में क्या है? नरेगा में बेसिकली एक लीगल राइट दिया गया है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, यही तो है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, अनस्किल्ड मिलेगा, अनस्किल्ड, ठीक है। जो भी यूथ मेंबर होंगे उनको फैमिली में, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। और लीगल आपका राइट है, अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं दे पा रही तो एंटाइटलमेंट हो आप किसके? आपको उतना पर्टिकुलर वो पैसा देंगे, ठीक है। तो यहां पर लीगल राइट क्रिएट हो आया कहां से? आर्टिकल 41, ये राइट टू वर्क। आपकी जितनी भी सोशल सेक्टर में स्कीम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डीपीएसपी से जुड़ी हुई है। कोई भी आपकी सोशल सेक्टर की स्कीम है वो आपकी डीपीएसपी से है। फिर अगर आप आर्टिकल 42 की बात करेंगे तो 42 भी क्या बोलता है? कल भी मैंने आपको ये बताया था कि आपका ह्यूमन एंड मैटरनिटी रिलीफ की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 42 में। बेसिकली आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि भाई अगर लेबर है तो लेबर काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई लाइफ नहीं है, आपको उनको एक अच्छी कंडीशन देनी पड़ेगी, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें अच्छे से काम करे, वो लोग हैप्पी रहे। तो ऐसे ह्यूमन कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। कल डिस्कस भी किया था, इसको ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 42 आप देखना। फिर आपका 43 है, और 43 में भी लिविंग वेज की बात की गई है। यहाँ पे भी वही बात है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था डीपीएसपी के ये जो आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया है, लेबर वेलफेयर इन इंडिया है, लेबर वेलफेयर। तो आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया, ईपीएफओ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43A जो पार्टिसिपेशन की बात करता है। 42nd अमेंडमेंट में ये आया था आर्टिकल 43A, इसको जरूर आप कर लेना। ये आर्टिकल 43A बोलता है कि आप लेबर का वेलफेयर कब कर सकते हैं? जब लेबर का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। लेबर वेलफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल भी है, ठीक है।
तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे। इसी में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल थोड़ा बताऊंगा। 7th शेड्यूल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7th शेड्यूल में बेसिकली वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट की बात हो, स्टेट लिस्ट की बात हो, कंकरेंट लिस्ट की बात हो। जैसे सेंट्रल यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में सेंटर के पास राइट है पॉलिसी लॉ मेकिंग की, स्टेट में स्टेट के पास में, कंकरेंट में दोनों के पास है। ठीक है, तो ये आपका 7th शेड्यूल है, आपको पता भी होगा। इसमें है, हम यहाँ पे देखेंगे लेबर से रिलेटेड पर्टिकुलर जो लॉ मेकिंग की पावर है वो किसके पास में है। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लेबर का जुरिस्डिक्शन क्या है। लेबर इंडिया में एक सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में है। तो सिंपली आप समझिए, अगर लेबर की बात मैं करता हूं तो यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास राइट है लॉ मेकिंग की, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबर लॉ जो इंडिया में है वो किसके पास अथॉरिटी है आपकी लॉ मेकिंग की, तो ये आपका दोनों के पास में है। अगर आप यहाँ पे एंट्री देखेंगे कंकरेंट लिस्ट की तो आप 55, 22, 61, 23 ये पर्टिकुलर एंट्री आप याद रख लेना, ये PDF आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, वो पूरा मटेरियल जब मैं आपको दूंगा, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड भी करेगा वो सारी चीज़ें आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं पहली क्लासेज में इनमें पहली और दूसरी जो क्लासेज है उसमें बेसिक कंसेप्शन को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे आपका मजा भी आए लेबर लॉ पढ़ने में। और फिर आप सोचेंगे कि हाँ, लेबर वेलफेयर की बात हम इसलिए करते हैं, इसलिए हम मिनिमम वेज एक्ट पढ़ते हैं, इसलिए हम जो 4 कोड आए जिन्होंने सिंप्लीफाई किया उनको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बता रहा है उनका वेलफेयर होगा कैसे। हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा ह्यूमन, हम DPSP पढ़ेंगे, ह्यूमन कंडीशन, आपको ह्यूमन कंडीशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, इकोसिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंकरेंट लिस्ट में बहुत सारी ये एंट्रीज भी है जो कि आपकी पर्टिकुलरली क्या करती है, ये आपका बताती है कि लॉ मेकिंग की पावर दोनों के पास में। ठीक है, इसको डिटेल से मैं डिस्कस कर दूंगा, ये कुछ एंट्रीज आप देख लेना। बट मेरा एक जो बेसिक यहाँ पे एम था कि आपको ये बताना कि लेबर लॉ रिलेटेड आपका इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है,